सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। आज हम जिसके साथ इंटरव्यू सेशन करने जा रहे हैं उनका नाम है गौरव, और जिन्होंने इस साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और फाइनली उनको एडमिशन मिल चुका है। गौरव के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट रहे हैं लगातार पिछले काफ़ी समय से, और एक ब्राइट स्टूडेंट जिनसे काफ़ी उम्मीदें भी थी, और रिजल्ट जब आता है तो आपका जो विश्वास है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है कि हाँ, आपके स्टूडेंट्स में कुछ तो बात है। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने आज के इंटरव्यूअर गौरव का। हेलो गौरव, वेरी वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करके? नमस्ते सर। मुझे आज सर बहुत अच्छा लग रहा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सर एक्चुअली मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, बट फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड सर एज मेरे पास कोई नेट भी नहीं था, कोई जेआरएफ भी नहीं था, मैं फुल्ली एज ए एंट्रेंस के थ्रू गया था। तो जब मैं एंट्रेंस के थ्रू गया था तब मुझे जो जो चीज़ फेस करना पड़ा, तो वो चीज़ को इजीली हैंडल करने के लिए आपका ईच क्लास मुझे बहुत हेल्प किया। तो उसके वजह से मैं एंट्रेंस को क्वालिफाई किया। उसके बाद से जो मैं प्रपोजल दिया, जो मैं इंटरव्यू दिया, वो तो सर बाद में हुआ सब कुछ, लेकिन एक्चुअल में उस स्टेप में जाने के लिए, जो एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए जो सर हेल्प मिला, तो सर वो आपके लिए ही मिला सर, इसलिए आपको मैं फिर से थैंक यू बोलता हूँ। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू की बिल्कुल बात नहीं है। मैं तो बस एक अपने टीचर का रोल प्ले कर रहा था, आप उसे फॉलो कर रहे थे। और डेफिनेटली जिसको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, एक्चुअल हार्ड वर्क तो वही करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव आपको। जवाहरलाल नेहरू थैंक यू सर। यूनिवर्सिटी जेएनयू के पीएचडी में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जेएनयू इंडिया के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक आता है, स्पेशली ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वहाँ का। तो गौरव, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके के क्वालिफिकेशंस होने चाहिए आपके पास, ताकि वो स्टूडेंट जो चाहते हैं इस एग्जाम में अपीयर होना, वो डिग्री उनके पास है तो वो अपीयर हो सके। श्योर सर। सर इस पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तो दो रास्ते हैं, टू वे है। एक तो अगर हमारे पास अगर जेआरएफ हो तो हम लोगों को कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्टली इंटरव्यू में अपियर हो सकते हैं विथ प्रपोजल। तो अगर हम लोग के पास नेट भी नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, तो हम लोग को फिर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोग को नहीं होगा, नेट भी नहीं है, हम लोग एंट्रेंस दे सकते हैं। एंट्रेंस पे हम लोग अगर अच्छा स्कोर करें, क्योंकि जेएनयू में एक रूल्स है कि 70% एंट्रेंस स्कोर एंड 30% वाइवा स्कोर, ऐसा वेटेज देकर वो आप सिलेक्शन होता है अगर हम लोग एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं। तो हम लोग अगर एंट्रेंस में ज़्यादा स्कोर कर ले तो हम लोग को इजी हो जाते हैं कि हम लोग को सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से जाते हैं, तो उन लोग को इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। अगर उन लोगों को प्रपोजल इतना भी अच्छे नहीं है, उन लोगों को अगर उन लोगों को जो प्रपोजल दे रहे उस टाइम पे उनका स्पीकिंग पावर काम नहीं किया, अगर उस टाइम पे उन लोग को माइंड से ठीक से आंसर भी नहीं दे पाया, तो उस टाइम पे अगर उन लोगों के पास एंट्रेंस का स्कोर ज्यादा है, तो वो लोग जो क्लियर करने के लिए जो मार्क होता है, बेंच मार्क होता है, वो उन लोग क्लियर कर जाएंगे। तो ये है एक्चुअल सिलेक्शन का प्रोसीजर। अगर हम लोग बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जैसे कि सब यूनिवर्सिटी में ही है, हम लोग को सिर्फ मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% स्कोर होना चाहिए मास्टर डिग्री में, और एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए एमफिल जैसे पहले होता था। अभी एमफिल का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हम लोग मास्टर्स के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं विथ 55% स्कोर। ओके। और बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जैसे ओबीसी, एससी, हाँ, एसटी, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता होगा। यस सर, ओके। यस सर, यस सर, राइट। ये एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट करवा रही है जेएनयू का? यस सर, मैं भी जब एग्जाम इस अगस्त नवंबर दिसंबर में शायद मेरा एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम एनटीए ने कंडक्ट किया था एक एग्जाम, एग्जाम, और एंट्रेंस होता है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो गौरव, आपने इसके पहले कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए हैं? सर इसके पहले मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्लियर किया, जिसमें मेरा रैंक 6 हुआ था।
उसके बाद में वेस्ट बंगाल पे नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी है। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में भी मैं एंट्रेंस क्लियर किया था, उसमें मैं एडमिशन में भी हो गया था, इंटरव्यू में क्लियर कर लिया था, मेरा सब कुछ हो गया था, वो भी मेरा हो गया था। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया था, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मेरा हो गया। तो मैं यही बोलूंगा कि आपके कांटेक्ट में आने के बाद मैं फेल ही नहीं हुआ, मैं जो जो एंट्रेंस में देता गया मैं क्रैक होता गया, और लास्ट में मेरा जेएनयू में तो मेरा एडमिशन ही हो गया कम्प्लीटली पूरा। तो इसके लिए सर आपको ही सर बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए, अरे आप, मेरा इस जर्नी को सक्सेस देने के लिए। सिर्फ आपकी मेहनत है, हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है। क्या एग्जाम पैटर्न है इस पूरे एंट्रेंस का? यस सर। तो सर इस एग्जाम पैटर्न में जो हम लोग सिलेबस फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट चीज है हम लोग पेपर वन अगर हम लोग फॉलो करें नेट एग्जाम का, तो पेपर वन से सिर्फ रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पार्ट हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम लोग बेसिक रिसर्च और मेथोडोलॉजी फॉलो करें तो हो जाएगा। एंड अगर हम लोग जियोग्राफी की बात करें, क्योंकि हम लोग जियोग्राफी में एडमिशन लेंगे हम लोग, तो जियोग्राफी से एकदम बेसिक सा जियोग्राफी है। और एक चीज मैं बोलूँगा कि जो करंट जो सिनेरियो चल रहे प्रेजेंट में, मैं कोशिश करूंगा सबको बोलने के लिए आप लोग करंट सिनेरियो भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं जब एग्जाम दिया था, मेरे एग्जाम में भी कोविड-19, स्पुतनिक 5, कोविशील्ड ऐसा करके भी मैचिंग क्वेश्चन आया था मेरे क्वेश्चन पर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था कोविड-19 से रिलेटेड। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए जियोग्राफी, और एकदम बेसिक का प्रिपेयर करिए, और सर जो भी पढ़ाता है मैं बोलूँगा सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि सर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसा मिस्टेक किया था आप सोचेंगे भी नहीं। मेरे क्वेश्चन में आया था सर कॉन्टिनेंट और सर जो ओशन है वो कौन सा कैटेगरी में आता है, जो फर्स्ट कैटेगरी में बोलते हैं हम लोग, जो याद नहीं आ रहा है अभी, वो ऐसे करके माउंटेन प्लेन पे टू। हाँ, यस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में गलत कर दिया था सर उस टाइम एंट्रेंस पे। मैं बाद में जब आंसर किया आया, मैं मिलाया तो देखा मैं ऐसा क्वेश्चन में गलत कर दिया, क्योंकि उस टाइम शायद मैं आपका क्लास ठीक से सुना भी नहीं, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। तो मैं यही से बोलूँगा जो जो स्टूडेंट्स है सर का, तो आप लोग क्लास में जस्ट सर को फॉलो कीजिए, सर जो जो बोल रहे हैं, मतलब सर का पीडीएफ में जो लिखा नहीं है सर, मतलब जस्ट ऐसे ही स्क्रीन पे लिख दिया, एंड सर खुद खुद कुछ बोल रहे वो अच्छे से सुनिए, क्योंकि मेरे से मैं ऐसा महसूस किया। और मैं एक्चुअली सर आपको पता है मैं और भी एग्जाम दिया, तो उस एग्जाम में भी मुझे बहुत हेल्प मिला, आपका पीडीएफ में नहीं था लेकिन आपने बोला क्लास में कुछ कुछ ऐसा ऐसा वर्ड, वो एग्जाम में आ गया, और उस टाइम मुझे क्लिक कर गया कि सर ने ऐसा बोला था। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा, सिर्फ सर का क्लास फॉलो कीजिए। कुछ मैं सर सच बोल रहा हूँ, मैं कोई भी बुक फॉलो नहीं किया, कोई भी बुक नहीं, सिर्फ आपका पीडीएफ और आपका क्लास। बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है गौरव, की बिना किसी बुक के आज जहां स्टूडेंट मार्केट में जा करके यही देखते हैं कि कौन से बुक को फॉलो करके हम ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करें, वो अब दरअसल ऐसा हो गया है ना कि बहुत ही कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि आप एक बुक पढ़ करके, गाइड बुक पढ़ करके कोई भी एंट्रेंस या एग्जाम क्वालिफाई कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं, बहुत ही रैंडमनाइजेशन हो चुका है, और लेवल भी काफी हायर हो गया कंपटीशन बढ़ने के कारण। तो और गौरव एक चीज से मैं हाँ, एक चीज सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक बुक है सर, उसका नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं नहीं ले रहा हूँ। वो बुक मैं एक्चुअली पढ़ चुका था पहले, लेकिन सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। मैं पूरा बुक पढ़ा, मतलब जो पूरा इतना मोटा सा बुक पूरा कंप्लीट कर दिया, समझ भी नहीं आया, उल्टा मेरा कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा ही हो गया था। तो वो मैं मना मैं करता सबसे हूँ सजेस्ट पढ़ने के कर लिए, उस बुक को मना करता हूँ, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने भी कुछ लैग्स देखे जो उस बुक में काफी ज्यादा हैं और आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो गौरव, जो सिलेबस था एंट्रेंस का ज्योग्राफी के लिए स्पेशली, मैं चाहूंगा कि आप हमारे लर्नर्स को जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता चले क्या सिलेबस था एंट्रेंस के लिए। यस सर, एंट्रेंस के लिए तो मैं पहले ऐसा बोलना चाहूँगा कि जेएनयू साइट पे ई प्रोस्पेक्टस मिलता है। तो अगर स्टूडेंट्स लोग ई प्रोस्पेक्टस खोलेंगे, तो ई प्रोस्पेक्टस में, क्योंकि मैं जो सेंटर में एडमिशन लिया, मेरा सेंटर है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। तो इस सेंटर पे इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन एंड जियोग्राफी तीनों सब्जेक्ट्स का एडमिशन होता है। तो मैं जो जियोग्राफी में लिया रीजनल डेवलपमेंट, तो ई प्रोस्पेक्टस में उसका एक क्लियरली एक सिलेबस दिया है,
तो उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक सा जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग जो बेसिक जियोमॉर्फोलॉजी देखते हैं, क्लाइमेटोलॉजी जैसे कि साइक्लोन का जो स्टेजेस होता है, सो उस साइक्लोन का स्टेजेस का पिक्चर देके आप लोग को बोल देंगे कि इसको अरेंज करो, कौन सा फर्स्ट में है कौन सा लास्ट में है, ऐसा ऐसा बोलेंगे। जैसे सर बेसिक बेसिक क्वेश्चन, असर्शन रीजन थोड़ा ज्यादा क्लियर, जैसे कि जेनू का इंटरेस्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ता है, क्योंकि इधर से असर्शन रीजन एंड जो एमसीक्यू भी होता है वो भी थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्चुअल आता है, कोई फैक्ट नहीं है कि कौन सा ईयर में आया था, एक कौन सा स्कॉलर ने ऐसा बोला था, ऐसा कुछ नहीं आएगा। फैक्चुअल बेसिस आएगा, जो सिलेबस से जेएनयू का ये प्रोस्पेक्टस में वो आप लोग डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिर्फ उसी चीज को सर का पीडीएफ में, सर का क्लास में हूबहू मिल जाएगा आपको। तो उसको सिर्फ अच्छे से सर का क्लास फॉलो कीजिए और पीडीएफ पढ़िए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद एग्जाम दिया इतना यूनिवर्सिटी में, सिर्फ आप लोग वही फॉलो कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, पैटर्न की बात कर रहे थे हम लोग, तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्या ये सब्जेक्टिव होता है या फिर ये एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है? यस सर, तो इसका जो पैटर्न है एक कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है। जैसे कि हम लोग एनटीए नेट का एग्जाम देते हैं, जैसे कि पूरा एनटीए नहीं कंडक्ट करवाता है ये एग्जाम, इसलिए ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। 100 क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें 100 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि सबको, अगर आप लोग एनटीए के जैसे कि नेट एग्जाम की तरह नहीं कि 80 क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोग 60 भी क्रॉस कर जाए तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों का अगर प्रपोजल अच्छा है, इंटरव्यू अच्छा गया होगा, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं, कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है। जस्ट जो एमसीक्यू आता है वो पूरा ही कॉन्सेप्चुअल टाइप है एमसीक्यू। तो इसमें जैसे आपने कहा कि ये सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट के लिए है जेएनयू में एडमिशन अगर कोई बच्चा जा रहा है, जिसमें कि सब्जेक्ट्स हैं आपके इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन साइंसेस। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट का एक कॉमन एंट्रेंस होता है या फिर तीनों के लिए अलग अलग? सर हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो उसमें से 3 ऑप्शन आता है, हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है हम लोग किस में जाना चाहते हैं। जैसे कि सर मेरा लिखा हुआ था पीएचडी इन जियोग्राफी, तो जब मैं एग्जाम दूंगा तो जियोग्राफी रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चंस होगा और उसके रिलेटेड ही मुझे एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर मैं इकोनॉमिक्स में जाऊंगा तो पूरा इकोनॉमिक्स रिलेटेड आएगा, अगर मैं पॉपुलेशन में जाऊंगा तो उसका भी कुछ अलग होगा। तो इसमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि हम लोग किस में जाना चाहते हैं, और जितना मेरे साथ सिर्फ उसमें ऑप्शन रहते हैं कि हम लोग कितने सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। कि एक कैंडिडेट आई थिंक 3 में अप्लाई कर सकते हैं क्या, लेकिन सर मैं सिर्फ एक ही में किया था कि सिर्फ जियोग्राफी में। अगर मैं जाऊंगा तो जियोग्राफी में, क्योंकि मुझे इतना मैं इतना सोचता हूँ कि जिसमें मेरा नॉलेज है, जितने में इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए, मुझे उसमें ही जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स में जाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पॉपुलेशन में भी मुझे इतना नॉलेज ज्यादा नहीं है, बोलूंगा नॉलेज है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। लेकिन जियोग्राफी में मुझे ज्यादा नॉलेज है, इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए, तो सिर्फ मैं जियोग्राफी में ही किया। अगर मुझे होना चाहिए था तो जियोग्राफी में होना चाहिए तो हुआ। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि जो आप जो करेंगे सोच समझ के करेंगे। और जेएनयू में ये भी है, जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी में है कि अगर आप लोग जियोग्राफी में भी है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा सेंटर में नहीं कर सकते। तो आप लोग डिजास्टर का भी सेंटर है जेएनयू में, इसमें भी आप लोग कर सकते डिजास्टर का सेंटर, तो ये भी आप लोग। हाँ, तो शायद 3 है, मैं जितना अभी याद आ रहा है 3, एक कैंडिडेट 3 सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। मतलब वहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि अगर किसी एक में सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन। होगा तो दूसरे में चांसेस हैं कि आप वहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। यस सर, और एक चीज बोलूंगा, अगर किसी के पास जेआरएफ है तो उनके पास 2 ऑप्शंस खुले हैं, क्योंकि जो जिसको जेआरएफ है वो एज ए जेआरएफ भी अप्लाई कर सकते हैं सेम सब्जेक्ट्स में, और एज ए एंट्रेंस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन लोगों के पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं कि अगर उन लोगों के पास पीएचडी के जेआरएफ के थ्रू नहीं हुआ क्लियर, तो उन लोगों का एक ऑप्शन है कि एंट्रेंस के थ्रू भी जाके उन लोग का एडमिशन हो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि 2 एप्लीकेशन कर देते हैं कि मेरे पास जेआरएफ भी है, मैं जेआरएफ के थ्रू भी कर दिया और मैं एंट्रेंस के थ्रू भी कर दिया। अगर जेआरएफ के थ्रू नहीं हुआ तो शायद हो जाए मेरा एंट्रेंस के थ्रू।
अच्छा, जिसका जेआरएफ रहा, नेट रहा, जो उसमें एग्जम्प्टेड कैटेगरी में जाएंगे स्टूडेंट, जिनको एंट्रेंस में अपीयर होने की जरूरत नहीं है प्राइमरली, हालांकि वो चाहें तो एंट्रेंस दे सकते हैं, राइट? यही आप कहना चाह रहे हैं? यस सर, यस तो मैं ये यस जानना सर, यस। चाहूंगा, हमारे लर्नर्स भी जानना चाहेंगे कि, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस वक्त माइंड में चल रहा होगा सबके, कि अगर आपने एग्जम्प्टेड कैटेगरी में दिया, एप्लीकेशन अप्लाई किया, और आपने दोबारा एंट्रेंस के लिए दिया एप्लीकेशन अपना, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग इंटरव्यू होंगे या दोनों का कंबाइंड इंटरव्यू रखा जाएगा? नहीं सर, इसमें दोनों के लिए अलग अलग इंटरव्यू होगा इसमें, और दोनों के लिए सीट्स भी अलग है। अच्छा, दोनों की सीट्स अलग आती हैं? सीट्स, हाँ, जैसे कि सर मैं इस बार दिया था, मेरे इस ईयर में 2021 में जेआरएफ कैंडिडेट के लिए सिर्फ 4 सीट्स था, लेकिन एंट्रेंस के थ्रू टोटल सीट था आई थिंक 20 to 22 ऐसा कुछ था। तो अगर किसी को जेआरएफ के थ्रू नहीं हुआ सीट, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 सीट्स है, तो उन लोगों को एक ऑप्शन खुल जाता है कि एंट्रेंस के थ्रू जाके एडमिशन ले ले, क्योंकि उस एंट्रेंस के थ्रू मैक्सिमम सीट्स है उसमें। तो सबका, दोनों का ही आपका जो इंटरव्यू इंटरव्यू है, जो अलग अलग डेट्स में होगा, अलग अलग होगा दोनों में। तो मतलब इंटरव्यू अलग, सीट्स अलग होती हैं। तो इसमें अलग से जो सर। स्टूडेंट हैं वो दोनों ही कैटेगरी में जा सकते हैं? ऐसे सीट्स यस कम सर। होती हैं तो वहाँ पे फाइट भी थोड़ा ज्यादा ही होती है, क्योंकि ज़्यादा बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं उस टाइम। हाँ। यस सर। अच्छा, तो मतलब ये एग्जाम को लेकर के बच्चा कब, स्टूडेंट कब अप्लाई करे उसको, मतलब आपको क्या लगता है कब अप्लाई करना चाहिए इसके लिए? सर मैं तो ऐसा सजेस्ट करूंगा कि उन लोगों के पास अगर मास्टर्स में 4th सेमेस्टर में है, तब से इस एग्जाम को लेके सीरियस हो जाना चाहिए। उन लोगों को इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहिए, अगर किसी को पहचान में है, कोई सीनियर है, तो पूछना चाहिए कि क्या सिनेरियो चल रहा है अभी सब कुछ। तो मतलब इसको लेके उन लोग को क्लियरली एंगेज हो जाना चाहिए इस एग्जाम को लेके। तो इस एग्जाम हर साल, अभी कोविड के टाइम से जुलाई अगस्त में इन लोग रिलीज करते हैं एप्लीकेशन। तो मैं बोलूँगा कि इतना हम लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी नेट का प्रिपरेशन ले रहे हैं सब लोग। तो हम लोग जो प्रिपरेशन ले रहे हैं उसी में से हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया था। मैं सिर्फ प्रिपरेशन ले रहा था आपका क्लास से। मैं सिर्फ आपका क्लास किया, गया एग्जाम सेंटर, एग्जाम दिया और आ गया। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा। सिर्फ यही बोलूंगा, जब हम आप लोग मास्टर्स के 4th सेमेस्टर में हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग का कोई भी मतलब ऐसा बैक हो जाए, कि एक साल गैप हो जाए। कि आप लोग सब चाहते हैं कि सर कोई दूसरा ऐसा कोई यूनिवर्सिटी मिला जिसमें क्वालिटी रिसर्च हो, कुछ मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन ले। तो ऐसे इसलिए बोलूंगा कि 4th सेमेस्टर से आप लोग थोड़ा बहुत सर्च करना स्टार्ट कीजिए। एनटीए के साइट पे भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएगा, आप लोग उधर भी टेस्ट दे सकते हैं सब कुछ। तो इन्फॉर्मेशन लेना 4th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दीजिए मास्टर्स का। गौरव, इसके सेकंड पार्ट पे हम लोग आना चाहेंगे, इंटरव्यू पे। भी तो हम लोगों ने एंट्रेंस की बात की, अभी यस। इंटरव्यू में जैसे कि हमने देखा है कि जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो आपका रिटेन फेज होता है फर्स्ट। अगर आप वो क्वालिफाई कर ले जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो क्या यहाँ पर जो इंटरव्यू था उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, या जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं? और इसमें एक और सेक्शन होता है आपका रिसर्च प्रपोजल का, रिसर्च सिनॉप्सिस का। तो जेएनयू ने आपसे किस तरीके के रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस की डिमांड की थी, और कैसे आपने उसको तैयार किया? सर, जेएनयू में रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। तो प्रपोजल में हम लोगों को पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि सर जो जिस सर का और सुपरवाइजर हम लोग चाहते हैं, तो उन लोगों का रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो पहले हम लोग उसमें देखते, रिसर्च इंटरेस्ट देखने के बाद हम लोग इसके रिलेटेड हम लोग प्रपोजल रेडी करते हैं। तो कोई कोई बोलते हैं कि प्रपोजल 1-2 पेज में कुछ ऐसा रेडी। तो जेएनयू में सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रिसर्च प्रपोजल 10 पेज में होगा, कि हम लोग का इतना अच्छा रिसर्च है कि हम लोग 10 पेज में हो रहा है, उसके कम से नहीं। तो उस टाइम में हम लोग सर ऐसा करते हैं कि उन लोग वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप लोग को 10 पेज है, कुछ भी नहीं, 15
पेज हो रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लोग आपका क्वालिटी प्रपोजल हम लोगों को सेंड कीजिए, हाँ, हम लोग मतलब आप उसको रिव्यू रिसर्च करेंगे। प्रपोजल भी लेके जा सकते हैं एक मिनिमम जो होता है बुलेट पॉइंट्स में, और आप एक रिसर्च बुलेट। सिनॉप्सिस भी लेकर के जा सकते हैं। आपको लगता है कि आपका रिसर्च बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन क्वालिटेटिव है, इतने नंबर ऑफ पेजेस की जरूरत है उसमें, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। हाँ, मीन्स जेएनयू में कोई पेजेस का कोई मेंशन नहीं है फाउंडेशन कि, नहीं। नहीं कुछ भी नहीं। जैसे कि सर मेरा जो प्रपोजल था, मेरा कुछ भी बुलेट पॉइंट पे नहीं था। मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा प्रपोजल इज काइंड ऑफ माय, मतलब छोटा मोटा एक सिनॉप्सिस टाइप का था। मैं पूरा क्लियरली सबको लिटरेचर रिव्यू भी मेंशन किया था, इंट्रोडक्शन से लेके सब कुछ। मैं मेथोडोलॉजी भी ठीक से लिखा था सब कुछ, और उसका रेफरेंसेस भी दिया था, मैं सब कुछ दिया था। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? सर मैं तो पहले जब गया था मेरा इंटरव्यू में, तब तो मुझे पूछा कि आपका, जैसे कि सर मेरा जो प्रपोजल था वो था मेरा R1 एनवायरमेंटल क्वालिटी रिलेटेड में काम करना चाहता हूँ, उसका डिजास्टर कॉजेज। तो उसके बाद मुझे पूछा कि आपका तो टॉपिक अच्छा है, तो आप पहले बोलिए कि क्या बोलना क्या चाहते हो आप इससे। तो मैं समझाया पहले, उसके बाद सर स्टार्ट हुआ एक के बाद एक काउंटर क्वेश्चंस कि आप, जैसे कि सर मेरा स्टडी एरिया है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एंड उसके बाद मेरा वो मेरा टायर 1 सिटीज है, एंड उसके बाद मैं टायर 2 सिटीज भी सिलेक्ट किया। जैसे कि सर मैं दिल्ली में कोई टायर 2 सिटी नहीं है, इसलिए मैं शायद यहाँ पे रखा था गुरुग्राम ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास तो दिल्ली में तो कोई टायर 2 सिटी नहीं है, तुम किस बेसिस पे गुरुग्राम का रख दिया। तो उस टायर 2 सिटीज में तो और भी है साइड में। तो उस टाइम में मैं देखा कि वो मेरा, जब मैं सोचा था वो मैं सोचा ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी काउंटर हो सकता है मेरे पास। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में टायर 2 सिटी सोच रहा कि आसनसोल। तो उसके बाद मुझे काउंटर क्वेश्चन किया कि तुम जो आसनसोल सिलेक्ट किया, तुम किस बेसिस पे सिलेक्ट किया, क्या कोलकाता और जो आसनसोल का पॉपुलेशन है क्या दोनों सेम है, क्यों तुमने सिलीगुड़ी क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्या। उसके बाद मेरा जो सर काम है उसके बाद मेरा जियो स्पेशियल रिलेटेड होगा काम, पूरा जियो स्पेशियल। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम जो जियो स्पेशियल काम कर रहे हो उसका वैलिडिटी क्या है, तुम कहाँ से ले रहे हो डेटा, उसका वैलिडिटी क्या है। अगर तुम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो आउटपुट, तुम कैसे प्रूफ करोगे कि वो तुम्हारा लिया हुआ सेकेंडरी डेटा तुम्हारा सही है, तुम कैसे, तुम फील्ड पे जाओगे, तुम कैसे प्रूफ करोगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट तुम उस टाइम यूज करोगे तुम। इस टाइप का से काउंटर क्वेश्चंस भी आते हैं उधर। तो मैं कुछ नर्वस भी हो गया था उस टाइम पे कि कैसे कैसे काम। जैसे कि सर मेरे पास आसनसोल और कोलकाता का जो क्वेश्चंस था वो मेरे पास टैकल करने का मेरा कोई भी नॉलेज नहीं था। मैं ऐसे ही जस्ट सोच लिया कि मैं आसनसोल लूंगा क्योंकि वो टायर 2 सिटी है वेस्ट बंगाल का। हमने सिर्फ कन्वे किया कि सर वेस्ट बंगाल में टायर 2 सिटी आसनसोल है, और ये कोलकाता के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वेस्ट बंगाल में। तो इसलिए मैं इसको लिया। एंड जो आसनसोल है, यहाँ पे आपका जो माइनिंग एक्टिविटी है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, बहुत कुछ हो रहा है, और इसलिए एनवायरमेंटल का पॉल्यूशन भी हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ऐसा करके मुझे कुछ टैकल किया। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है ओके। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उन लोग जो ओके किया वो पॉजिटिव ओके था और नेगेटिव ओके ये थोड़ा डाउटफुल पता नहीं था मेरा। चलता है। जब ये वहाँ सर, इंटरव्यू पैनल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जो आंसर करते हैं आपको अपने ही आंसर्स पे डाउट होने लगते हैं, मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये तो सर होता ही है। कितने एक लोग और थे चीज, इंटरव्यू पैनल? अगर सर ये बोलने के पहले एक और चीज बोलूंगा। हाँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग किसी काउंटर कोई क्वेश्चन आया, मैं रिप्लाई दिया, और उसी क्वेश्चन को फिर से किसी और ने, और नहीं तो वही सेम सर और प्रोफेसर ने अगर फिर से क्वेश्चन किया कि दूसरे तरीके से क्वेश्चन किया, तो हम लोग को नर्वस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, सेम क्वेश्चन को फिर से पूछा गया मेरे पास दूसरे तरीके से। मैंने उस टाइम तो नर्वस में, मन से नर्वस हो गया था, लेकिन मैं बाहर दिखाया नहीं कि मैंने सोचा नहीं इसको मैं फिर से सेम सेम आंसर ही दूंगा। क्योंकि अगर मैं दूसरा आंसर दे दिया तो उन लोग को मैं इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगा, उन लोग बोलेंगे कि ये स्कॉलर तो खुद ही क्लियर नहीं है खुद से। तो मैंने उस टाइम में मैं सोचा कि नहीं मैं सेम आंसर दूंगा, जो मैं पूछा सेम आंसर दूंगा। और मैं एक चीज उस टाइम पे जब इंटरव्यू दिया, एक वर्ड को और एक सेंटेंस को मैं यूज किया। अगर मुझे किसी चीज को नहीं पता, किसी क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, तो उस टाइम में सिर्फ एक ही चीज बोलता था सबको, सर विद योर परमिशन कैन आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन सर। अगर उन लोग बोलते यस यू कैन ट्राई,
देन मैं बोलता था, लेकिन मैं कोई गलत नहीं बोलता था, नहीं तो बैड इंप्रेशन पड़ जाता है उसके ऊपर। और नेक्स्ट सर आऊँगा आपका क्वेश्चन, जो कितना पैनलिस्ट। हाँ एक्चुअल में CSID में टोटल सर 25 प्रोफेसर थे वहाँ पे। तो मैं जब सर मेरा ऐसे सर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैं देख नहीं पाया उधर कितना प्रोफेसर बैठे। मुझे डायरेक्टली जस्ट क्वेश्चन शो किया गया, मैं ज्वाइन किया, जस्ट बोला हेलो गौरव गुड मॉर्निंग, स्टार्ट किया। मैं ऐसे कुछ भी नहीं देखा कितना प्रोफेसर और सर बैठे उधर। मैं जस्ट क्वेश्चन आया उधर से और मैं रिप्लाई करता गया। अच्छा, यहाँ पे 15 मिनट तक गया शायद। अच्छा 15 मिनट का आपका? 15-20 मिनट होगा। 20 मिनट? हाँ, 15-20 इतना मिनट टाइम होगा। आपको मिला? इतना टाइम जनरली मिलता नहीं है। पहली बात तो ये कि इतना टाइम अगर किसी को मिल रहा है, इसका मतलब दे आर इंटरेस्टेड आपके रिसर्च वर्क में, और आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नहीं तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम मिलता है। अगर आप आंसर नहीं करोगे दूसरे क्वेश्चन का ना, तो तीसरे क्वेश्चन से पूछ यस करके आपको बोलेंगे थैंक यू बेटा, ठीक है, ओके जाओ आप। यस सर, यस ऑनलाइन मोड में सर, था ऐसा भी आपका? मैं फेस किया। यस सर, ऑनलाइन मोड में था, अभी कोविड के लिए पूरा ऑनलाइन मोड में था। अगर ऑफलाइन होता तो क्या होता, मैं बताता हूँ। ऑफलाइन होता तो इंटरव्यू पैनल में आपके सामने कुछ बड़े ही सीनियर और बहुत ही गुड लुकिंग प्रोफेसर्स होते, जिनको देख करके आपको लगता है कि ये मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कुछ बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। इतना हेजिटेशन और इतना डर होने लगता है इंटरव्यू का, ऑफलाइन इंटरव्यू का इतना डर होने लगता है। सिंपल सा क्वेश्चन भी अगर वो पूछ लेंगे ना, तो भी आप उसका आंसर बताने में बहुत परेशान हो जाओगे, बता ही नहीं पाओगे। कुल यस मिलाकर सर, 5 to 6 मेंबर्स होते हैं। हर कैटेगरी वाइज के मेंबर्स होते हैं, जो रूल्स है सुप्रीम कोर्ट का उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, सारे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ही होते हैं। लेकिन ऑनलाइन था तो इसलिए सारे प्रोफेसर एक साथ वहां पर ज्वाइन किए रहे होंगे, जैसा कि आप बताया 25 के आसपास प्रोफेसर थे। जैसे सबका वीडियो ऑफ था, बस हाँ, क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास। बस 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 यही होता है, यही होता है, यही होता है। ऑनलाइन में ऐसे ही चीजें चल रही हैं। तो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस आपका गौरव, JNU के हाँ इंटरव्यू लेकर सर, के। क्या सजेशन बहुत देना वो चाहेंगे भी। आप लर्नर्स को, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें कि एक लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर वो इतने बड़े यूनिवर्सिटी, JNU में नंबर ऑफ सीट्स मान लीजिए 22 सीट्स थे, और 4 सीट और ऐड कर लीजिए, ओवरऑल 26-27 सीट्स थे। इतने सीट में पूरे इंडिया से स्टूडेंट आए थे। बहुत, ये तो JRF से भी ज्यादा टफ कंपटीशन हो गया ना। वहां तो सीट फिर भी यस सर, होती है 200-300 सीट होती है, यहाँ तो आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं। और वो भी तब जब यस वहां पर एक से बढ़कर एक स्टूडेंट हो, स्कॉलर्स हो, लंबे एक्सपीरियंस के स्टूडेंट भी आते हैं। तो क्या आप एक सजेशन देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस तरीके के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं? मैं सिर्फ एज ए फ्रेंड, और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि हम लोग से नहीं होगा। हम लोग पहले ही सोच लेते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये सोच हम लोग को पहले दूर करना पड़ेगा कि हम लोग को हो सकता है। जैसे कि सर मैं खुद मैं पहले भी JNU से मास्टर्स कर चुका हूँ पहले। तो जब मैं पहले बार में मास्टर्स एग्जाम दिया था JNU में, उस टाइम मेरा नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो उस टाइम में कुछ दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो हम्म। मैंने सोच लिया कि मैं मुझसे नहीं हो सकता JNU जैसा यूनिवर्सिटी में। तो मैं नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई किया। उस टाइम मुझे हो गया। तो उस टाइम मुझे बिलीव हुआ कि हम लोग को कभी हारना नहीं चाहिए, कि हम लोग एक बार नहीं हुआ तो हम लोग को नहीं हो सकता। हम लोग को हो सकता है कि हम लोग उसमें सोचे कि हम लोग जो मिस्टेक्स किए हम लोग कैसे रेक्टिफाई किए करें उस मिस्टेक्स को। तो हम लोग को हो सकते तो ये हम लोग को पहले सोचना पड़ेगा, हम लोग से होगा। और दूसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि सबको कि आप लोग जो किसी भी चीज में आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को PhD करने है, मास्टर्स करना है। आप लोग को पहले ये सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को कहाँ पे जाना है। कि हम लोग पहले ऐसे हो जाते हैप्पीजार्ड हो जाते हैं कि हम लोग इधर भी कर लेते, उधर भी कर लेते, यहाँ भी चले जाते, ऐसे कर लेते। लेकिन हम लोग को पहले शॉर्ट डाउन करना चाहिए, शॉर्ट आउट करना चाहिए कि हम लोग को किस जगह पे कौन सा डायरेक्शन पे जाना है। जैसे कि मैं पहले सोच लिया था कि मुझे JNU और BET जाना है, उसके अलावा कुछ कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। मास्टर्स में भी मैं सेम किया था, JNU और BET दोनों यूनिवर्सिटी में मैं एंट्रेंस दिया था, दोनों में मुझे सिलेक्शन हो गया था मेरा, मास्टर्स में भी हम्म। दोनों में। तो इस टाइम पे भी मेरा JNU का जो रिजल्ट है लेट आ रहा था। क्यों आ रहा था वो अक्सर आपको पता है, आ रहा था लेट। तो इसलिए मैं ये भी सोचा था कि मैं BHU में अप्लाई करूंगा, BHU में। तो मेरा एक
एम था कि मैं करूँगा तो ये मैं लिस्ट करके रखा था, इसी में करूँगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा सबको, आप पहला जो पॉइंट है कि आप लोग ऐसा मत घबराइए कि नहीं होगा, आप सबसे होगा। मैं भी आप सबके तरह एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपके तरह ही सर का क्लास किया, एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, हो गया। एक बात। दूसरा बात है कि आप लोग पहले शॉर्ट आउट कीजिए, आप लोग का कौन सा यूनिवर्सिटी पसंद है, कहाँ पे जाना है, आप लोगों का रिसर्च इंटरेस्ट क्या है और कौन सा यूनिवर्सिटी में अच्छा होता है, ये पहले लिस्ट डाउन कीजिए। करने के बाद आप लोग उस यूनिवर्सिटी को चेक कीजिए कि एप्लीकेशन डेट क्या है, कब अप्लाई करना है, कैसा प्रोसीड्यूर है, क्या है, सब कुछ फॉलो कीजिए आप लोग। ये एक और दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, जब आप लोग फॉलो कीजिएगा उस यूनिवर्सिटी को, तो मैं एक बार बोलूँगा कि एक बार ई प्रोस्पेक्टस जरूर गो थ्रू कीजिए। तो उसमें आप लोगों का सब कुछ मिलेगा। तो ई प्रोस्पेक्टस में आप लोग को एवरीथिंग मिलेगा। तो पहले आप लोग जो भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं कि उस कोर्स का पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को पढ़िए। मैं बोलूँगा कि पहले कुछ भी नहीं, पहले सिलेबस को पढ़िए। तो सिलेबस को पढ़ने के बाद आप लोगों को ऐसे लगेगा कि आप लोग को कौन सा जगह पे वीक पॉइंट है, तो उसको पहले देखिए पूरा सिलेबस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। प्रिपेयर करने के बाद आप लोग एंट्रेंस दीजिए। मैं बोलूँगा कि एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, आप लोग ठीक से फॉलो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये तो एंट्रेंस का होगा। एंट्रेंस तो हम लोगों के हाथ में है कि हम लोग एंट्रेंस क्लियर कर देंगे, लेकिन प्रपोजल रेडी करना और इंटरव्यू क्रैक करना हम लोगों के पास, वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा उसके बाद पहले से ही, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एंट्रेंस क्लियर हुआ, आप लोग कंफर्म हुए, उसके बाद प्रपोजल रेडी करना स्टार्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग पहले से आप लोगों को आप लोग को खुद पता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस में, अर्बन में है, पॉपुलेशन में है, सोशल में है, किस आप लोगों को पता है। तो इस रिलेटेड आप पहले फाइंड आउट कीजिए कि आप लोग कौन सा टॉपिक लेके रिसर्च करना चाहते हैं। तो उस रिलेटेड प्रपोजल पहले से ही रेडी कीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं कि आप लोगों को एंट्रेंस क्लियर होगा फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे रेडी करने के लिए। आप लोग पहले से स्टार्ट कीजिए रेडी करना। तो प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी कभी कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि जो कर रहे हैं कि हम लोग उसी टाइप का हम लोग कर लेते हैं। इस इजी टाइप का टॉपिक है तो हो जाएगा, लेकिन उस पैनल में जो बैठे वो बहुत ही नॉलेजेबल है। उन लोग को सब पता है कि इन लोग कहाँ से सोच रहे हैं, कहाँ से आ रहे, सब पता है। तो ऐसा कुछ प्रपोजल रेडी कीजिए जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि कुछ हटके है, कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा। और मैं बोलूँगा सबको, अभी ऐसा मॉडर्न टाइम आ गया ना कि हम लोग अगर ऐसे ही कुछ सर्वे करके कुछ प्रपोजल रेडी कर दे, सर्वे करके कुछ रिसर्च कर दे तो नहीं होगा। कुछ इसमें सर भी बोलते हैं, मैं भी सेम बात बोलूँगा, उसमें कुछ जीआईएस रिमोट सेंसिंग को जरूर इंक्लूड करना उसमें आपका प्रपोजल में और सिनॉप्सिस में। क्योंकि अभी आप जो भी यूनिवर्सिटी में जाइए, इंडिया हो और बाहर भी हो, जो भी यूनिवर्सिटी में जीआईएस रिमोट सेंसिंग इस मतलब कंपलसरी कर दिया। मतलब उन लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं अभी किसको पास जीआईएस रिमोट सेंसिंग डिग्री है और इंक्लूड किया है आपका रिसर्च और प्रपोजल में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। तो मैं बोलूँगा ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो फिर भी से मैं कुछ भी मिस किया तो आप बोलिए, मुझे कुछ शायद मिस कर दिया। नहीं, सारी बातें आपने बताई, बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच गौरव। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप जेएनयू में धूम मचाएं, धमाल मचाएं, और आगे आने वाले टाइम पे आपके बहुत सारे रिसर्च पेपर बहुत ही अच्छे रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हों। ये हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। और अपने लर्नर्स को कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और वीडियोस आएंगे। गौरव का जेआरएफ भी क्वालिफाई होगा, गौरव का वापस से इंटरव्यू होगा यहाँ पर, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है कि अभी एग्जाम का रिजल्ट आएगा एनडीए का, तो जेआरएफ के लिए भी आपको मैं बुलाऊंगा। और ऐसे ही और भी हमारे इंटरव्यू सेशंस आते रहेंगे। टिल देन मिलते हैं वापस से किसी ऐसे वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।